के बारे में बात करें, लोगों की जो वो समस्याएं जो उनको हर रोज, हर घंटा, हर मिनट जो प्रभावित करती हैं, उसका समाधान कैसे निकलेगा, उसके बारे में अगर बात करें तो हमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास जाना पड़ेगा। प्रदीप जी, बिल्कुल सर, हमें जाना पड़ेगा केतन नायक जी के पास, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। रियलिटीज ऑफ लाइफ। केतन नायक साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। यार, ही बिकम्स मोर एंड मोर हैंडसम एवरी डे। अभी हर बार जब भी अपीयर करते हैं लगता है कि पता नहीं क्या है यार, स्पा करके आते हो, क्या करके आते हो मुझे मालूम नहीं है। यू लुक यंगर एंड जबरदस्त, फैंटास्टिक। सर ये बताएं कि भाई वो दिवाली, मतलब अभी गणपति आने वाले हैं, दिवाली, दशहरा आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो बीएमसी कुछ दे रही है कि नहीं दे रही अपने एम्प्लॉइज को? हमारे जो बेस्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं उनको कुछ वो हर साल जो बोनस मिलता है बाकी सबको, वो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? कितना एक साहब मिलेगा ना सर, गाजर मिलेगा ना सर, गाजर। करमचंद गाजर मिलेगी, क्या बात है सर। सर ये जो मतलब अभी आप अगर जानते होंगे तो काफी समय से मुंबई महानगर पालिका में इलेक्शन का कोई भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। उसकी वजह से सारी जो कमिटीज होती है, फिर वो बीएसटी की कमेटी होने दीजिए या स्टैंडिंग कमेटी होने दीजिए, मार्केट कमेटी होने दीजिए, या सारी कमिटीज भी वहां पे अस्तित्व में नहीं है नगर सेवक की ना होने के कारण। तो ऐसी कोई भी पॉलिसी मेकिंग पे स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाने चाहिए, उस तरह के तो कोई ले नहीं रहा है। जो प्रशासक बैठे हुए हैं उनके दिल में जो आएगा और उनको स्टेट गवर्नमेंट जो डायरेक्ट करेगी, सिर्फ वही चीजें होंगी। जैसा मैंने आपको पिछली बार बताया कि स्टेट में अभी शिंदे साहब अगर मुख्यमंत्री है तो उनसे रिलेटेड यूनियन के साथ में ही प्रशासक बैठक करेंगे जी। और एक तरफा निर्णय लिए जाएंगे, और उसमें से क्या ही निकलने वाला है। जब आप सारे लोगों की एक जो उनका जो कहना होता है, उनका जो मत होता है, वो अगर आप लेंगे और उसके बाद में अगर किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करोगे तो उसमें से सब कुछ निकल आता है। लेकिन अगर ये वन साइडेड ही चीजें चलने वाली होंगी तो वही अभी हमें देखने मिल रहा है फिलहाल। प्रदीप जी, केतन जी, बीजेपी का कहना, बीजेपी सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हो, बोले कि हमने कांदा का प्राइसेस स्टेबलाइज किया, अनियंस सरकार किसान से खरीद रहे हैं वॉट एवर 2430 पर क्विंटल, किस अनियन प्रॉब्लम सॉल्व। बोले टमाटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, टमाटर जो भी 40 रुपए के आसपास हम लेके आ रहे हैं तो स्टेबलाइज हो रहा है। और तीसरा, हमने चंद्रयान में तिरंगा लहरा दिया, तिरंगा गाड़ दिया, नेशनलिस्टिक प्राइड, हर चीज। तो बोले अभी बाकी ऑपोजिशन के पास इश्यूज क्या है, हमने सब चीज स्टेबलाइज कर दिया। इस कांदा, टमाटर और चंद्रयान, क्या यही इश्यूज है? बीजेपी थिंक्स दैट दिस इश्यूज हैव बीन कवर्ड। तो अभी जो इंडिया का बैठक ले रहे हैं वो भी कौन से इश्यूज लेके जाएंगे? तो हाउ डू यू सी दिस केतन जी, इज द इश्यूज ओवर? सर बिल्कुल साफ चित्र ये महानगर अपने महाराष्ट्र में दिख रहा है। अब ये जो इंडिया की बैठक चल रही है, पहले तो उस पे आता हूँ, तो वो बैठक कोई सामान्य जनता के या लोगों के प्रश्नों के लिए लगी है ऐसा मुझे नहीं लगता। वो टिपिकली एक पॉलिटिकल एजेंडा लेकर एक 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 बीजेपी की महासत्ता उनके सामने है, उसके खिलाफ अगर खड़े रहना इन सब पार्टियों को, तो इकट्ठा आके खड़े रहना चाहिए। इस एकमात्र विचार से वो लोग इकट्ठा आए हुए हैं। इलेक्शन में इनको हर बार मुक्की ना खानी पड़े, इसलिए सारे वोटों का जोड़ जुगाड़ करके अपने लोगों को कैसे चुन के लाया जाए या फाइट में कैसे बने रहे, उसके लिए की गई है गठबंधन है, और उसके लिए जो भी ये इनका पूरा प्रोग्राम चल रहा है वो चल रहा है। अब सामान्य जनता का जो इशू होता है सर, वो कांदा, टमाटर, इसके अलावा रोड्स और बाकी चीजों का भी होता है। तो आपने तो देखा ही होगा कि रिसेंटली हम लोगों ने मुंबई गोवा हाईवे के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया। बिल्कुल, पूरी की पूरी ठाकरे फैमिली हमारी उसमें रोड पे चलने के लिए, मतलब हम लोग रोड पे चले उनके साथ में। तो ये होते हैं सर जनता के प्रश्न, और उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना काम कर रही है और करती रहेगी। लेकिन ये मैंने देखा है केतन नायक साहब, ये मैंने देखा है कि राज ठाकरे साहब शुरू से आज तक, जब से मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने हमेशा ही लोगों के ही मुद्दे उठाए हैं। आज तक कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि अगर ये मैं मुद्दा उठाऊंगा तो पॉलिटिकली मुझे एडवांटेज मिलेगा। उन्होंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि इससे हमें वोट मिलेंगे या कुछ देखे। जब से उन्होंने एमएनएस बनाई है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जब से उन्होंने उसकी स्थापना करी है, तब से जो मैं देख रहा हूँ, उन्होंने आज तक कभी कोई भी निर्णय ऐसा नहीं लिया, कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं दिया कि ये समाज जो है हमारे साथ आ जाएगा, इनके बारे में अगर बात करेंगे तो ये सारे वोट लेकर के आ जाएंगे। ही हैज नेवर डन दैट। दैट शोज अ लॉट ऑफ ब्रेवरी। मतलब उसके लिए बहुत बड़ा साहस चाहिए, जब से मैं उनको जानता हूँ। एंड दैट बाय द वे व्हाट वी आर शोइंग नाउ ऑन द स्क्रीन इज अ वेरी ओल्ड इंटरव्यू। ये आई थिंक इट इज अबाउट 2006 और 2007, आई एम नॉट श्योर। जी, मैंने देखा हुआ है ये इंटरव्यू पूरा। जी,
ये उनके पुराने घर के छत पे where he had really talked about, you know, he said कि यार देखो हम लोग आपसे क्या चाह रहे हैं, हम तो सिर्फ यही चाह रहे हैं महाराष्ट्र में अगर रहोगे तो महाराष्ट्र के जो कानून है, महाराष्ट्र की जो परंपरा है, महाराष्ट्र का जो कायदा है उसको फॉलो कीजिए, दैट्स इट। और क्या बोल रहे हैं हम आपको भाई। सो इतना साहस और किसी पॉलिटिशियन में मैंने देखा नहीं है। केतन नायक साहब आप बताएं। सर अभी इससे पहले ही हमारे जो एक प्रवक्ता आपसे बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को सब कुछ मान के चलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, मणिपुर से लेके कश्मीर से लेके हर जगह पे हमें जाना है। तो राज साहब ने कहा इस चीज का कभी विरोध किया था। राज साहब का तो यही कहना था कि जैसे भी आपने कहा कि जिस जगह पे जाते हो उस जगह के लोगों का मान सम्मान करो, उस जगह के लोगों के साथ में मेल जोल से रहो, वहां की संस्कृति को अपनाओ, वहां की भाषा को अपनाओ, इसमें तो कोई गलत बात थी नहीं। लेकिन सर ये सब कहते हुए इनका मैंने आजकल सारे जो विषय चल रहे हैं सर, उसमें आपको देखने मिलेगा कि जो प्रमुख मुद्दे जनता के हैं उससे ध्यान बटाने के लिए जो किया जा सकता है वो ये सारी पार्टियां कर रही है। भले सत्ताधारी पार्टी रहने दो या ये पूरा जो इंडिया गठबंधन सामने आ रहा है उनका रहने दो, सारे खुद के झगड़े, मेरे एमएलए कौन लेके गया, मेरे एमएलए वापस कब आएंगे, मैं वापस मुख्यमंत्री बनूंगा कि नहीं बनूंगा, इसी के इर्द गिर्द इनकी चर्चा है और इनका राजनीति पूरा इसी के इर्द गिर्द रहता है। तो जनता के प्रश्नों पे काम करने के लिए सर कोई विरोधी पक्ष अगर कोई बचा है तो वो सिर्फ राज साहब के नेतृत्व में चलने वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बची, ऐसी मेरी राय है सर। Which is absolutely true by the way, and that requires a lot of courage, प्रदीप जी। क्योंकि देखिए साहब, बीएमसी के स्कूल्स हो जो उनकी अभी दुर्दशा है, मतलब आप अंदर नहीं जा सकते, इट स्मेल्स सो बैड, इट्स सो टेरेबल। अब बीएमसी के स्कूल्स हों, बीएमसी की सड़कें हों, बीएमसी का करने का जो तरीका है वो हो, उनके जो कंजर्वेंसी वर्कर्स हैं बेचारे, उनके बारे में आज तक कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब इट इज सो टेरेबल, वी टेक देम ऑल फॉर ग्रांटेड। और उसके अलावा जो समंदर में आज की तारीख में जो पोल्यूशन हो रहा है, जिस तरीके से, भले वो मिठी रिवर हो, भले वो दहीसर रिवर हो, भले वो पोईसर हो, भले वो ओशिवारा रिवर हो, नो पॉलिटिकल पार्टी इज टेकिंग अप दैट इशू, एमएनएस इज टेकिंग इट अप। व्हाई डू यू थिंक दैट इज? ये आप मुझे बताएं केतन नायक साहब, क्या इसमें या लोगों का इंटरेस्ट नहीं है या पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट नहीं है, क्या है? कि देखिए साहब, जहां पर हम लोग बैठे ना इस वक्त, जो हम आपसे जो बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल दाईं तरफ अगर हम विंडो के बाहर देखें तो मिठी रिवर दिखता है, सो कॉल्ड रिवर। इट इज नॉट अ रिवर, इट्स अ सुअर। और हर साल उस पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं और हर साल बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, बल्कि और भी ज्यादा खराब है। सर केतन नायक साहब। सर मिठी रिवर का आपने जिक्र किया इसलिए मैं आपको बताऊंगा, मिठी रिवर आपके यहाँ से आगे अंधेरी तक जाती है जी। अंधेरी में हमारे एक विभाग अध्यक्ष है, वहाँ के स्थानिक विभाग अध्यक्ष है जिनका नाम है रोहन जी सावंत। आपको पता होगा सर, उन्होंने बीच में मिठी रिवर का जो एक पैच बनाया वहां पे, उसमें पूरा डेब्रिज डाला गया था। और वो डेब्रिज क्यों डाला गया है, उसको क्यों वाइडनिंग किया गया है, इसका कोई भी जवाब दे नहीं रहा था। पहले लेटर देके हो गया, महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ में राउंड हो गया, सब हो गया, फिर भी उसके जवाब नहीं मिल रहे थे। तो सर वो मनसे और हमारे रोहन जी सावंत थे जिन्होंने वहां पे आंदोलन लिया। वहां पे वो जो टेबल लैंड टाइप उन्होंने जो बनाया था, वहां पे सारे हमारे मनसे के कार्यकर्ता गए और वहां पे क्रिकेट खेला। तो सर ये एक दिखाने का तरीका होता है कि ये है हमारे रियल इश्यूज, और इस पे आप ध्यान दीजिए और इस पे आप बात करिए और इस पे आप सोल्यूशन दीजिए, ना कि ग्रैंड हयात कोई हयात होटल में मीटिंग लगी है, पूरे देश से जो नेता जिनकी पार्टी अपनी अपनी जगह पे मुश्किल में आई हुई है वो सब एक जगह पे जम रहे, वो ग्रैंड हयात होटल जहाँ पे ये बैठे उसके पीछे जाके मीठी नदी का दौरा भी करके आ जाइए और दिखा दिए जिनके हाथ में 35 साल से बीएमसी थी, जो आपको होस्ट कर रहे हैं, उन्होंने उस नदी का हल क्या करके रखा है दिखाइए। जो मुंबई की 5-6 प्रमुख नदियां थी उसमें से कितनी आज बची है वो भी बताइए। जब ये बातों पे सर इन लोग बात करने आएंगे ना, तभी इनको माना जाएगा, नहीं तो सिर्फ राजनीति है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अजीबोगरीब बात है। सॉरी प्रदीप, आई नो यू वांट टू आस्क समथिंग, आई एम जस्ट आस्किंग दिस बिकॉज़ इन कंटिन्यूएशन विद द ग्रैंड हयात, वो ग्रैंड हयात यहाँ से 5 मिनट दूर है सर, जहाँ पर हम लोग बैठे हैं वहाँ से 5 मिनट दूर है सर। वहाँ आज किसी अखबार में उसकी प्राइस लिस्ट छपी है, एक नॉर्मल जो फुल्का होता है ना, रोटी जो होती है एक रोटी, वो शायद 400 प्लस जीएसटी है, 400 रुपये प्लस जीएसटी। वहाँ पर दाल जो है वो 850 रुपये प्लस जीएसटी है। बिरयानी जो है दैट इज फॉर अबाउट 1250 रुपीज़। बिरयानी यानी वेजिटेबल बिरयानी, मैं चिकन बिरयानी की बात नहीं कर रहा हूँ। शायद श्रावण है इसलिए वहाँ पे सब लोग आज मतलब शायद वेजिटेरियन खा रहे होंगे, मुझे मालूम नहीं है। उसके अलावा एक चीज़ जो है वहाँ पे देयर इज नथिंग विच इज़ लेस दैन 500 और 600 रुपीज़ और 2000 रुपीज़। तो ये मतलब इतना सब खाने के बाद ये गरीबों के बारे में बात करेंगे सर? कैसे करेंगे? नहीं पूछ रहा हूँ, एक कॉफी जो होती है वहां पे इट इज फॉर अबाउट 600 रुपीज सर। 600 रुपये की एक कॉफी है यार, मतलब
सर वहां पे जितने भी लोग आज जमा हुए हैं, मुझे लगता है कि हर कोई अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी महानगर पालिका, स्टेट की गवर्नमेंट, ये सब हाथ में उनके एक एक समय पे रहा हुआ है। तो जो जो शायद कमाया होगा वह भी निकालने का समय हर किसी को आ रहा है, क्योंकि सामने who's paying the bill? कोई। इसका बिल कौन दे रहा है? इसका बिल क्या हमें तो शिवसेना पता दे चला रही है, कि कांग्रेस दे रही, कौन दे रहा है? हमें तो पता चला कि उद्धव ठाकरे जो गठ है उनके पास इसका होस्टिंग है, तो बिल तो ऑब्वियसली उनको देना पड़ेगा। और मेरे मेरे ख्याल से तो ये भी जांच का विषय निकलेगा कि उनको बिल चार्ज भी कर रहे हैं या नहीं, जी, क्योंकि होटल बिटल भी उनके कार्यकाल में बना हुआ है, तो पता नहीं क्या हो रहा है। जी, दुरुस्त बात। केतन जी, गजानन कीर्तिकर ने एक बहुत इमोशनल इशू उठाया, बोले कि आज जिनके साथ उद्धव ठाकरे जी है, जिनका वावा आदित्य ठाकरे जी करे, आदित्य ठाकरे जी कहता है कि राहुल गांधी इज अनडिस्प्यूटेड लीडर, संजय राउत से राहुल गांधी इज अनडिस्प्यूटेड लीडर। बोले कि आदित्य ठाकरे इंडिया घटक दल 2 बार मिले तो नरेंद्र मोदी जी डर गए, एलपीजी का दाम कम कर दिया। तो गजानन कीर्तिकर कहते हैं कि इमोशनल कॉर्ड ये है कि ये जो लोग हैं, जो विचारधारा था बाला साहब ठाकरे जी का, उनसे तो मेल मत करते ही नहीं, दे डोंट मैच इट एट ऑल। बट विल कैन उद्धव ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी राहुल गांधी या कोई भी घटक दल को कन्विंस करके स्मृति स्थल पे बाला साहब ठाकरे जी का लेकर वहां पर उनका वंदना करना, तो इस पे नहीं हो सकता। दैट इज व्हाट गजानन कीर्तिकर सेड। आपका क्या राय है इसमें केतन नाइक जी? सर आपने देखा होगा पूरे अंधेरी से लेके एयरपोर्ट से लेके पूरे वेस्टर्न सबब के पूरे एरिया में वहां पे बैनर लगे हुए हैं, और किसने लगाया वो अब तक सामने नहीं आया। बट बैनर सेज कि बाला साहब का उन्होंने एक स्टेटमेंट वहां पे कोट किया है कि अगर मेरे पार्टी की अगर कांग्रेस होने जा रही होगी तो मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। और बाला साहब की एक बहुत ही सुंदर तस्वीर वहां पे लगी हुई है और ये कोट लिखा गया है। सर इससे शर्मनाक कुछ हो सकता है क्या शिवसेना के इतिहास में? जिन बाला साहब ठाकरे ने, सम्माननीय बाला साहब ठाकरे ने जिन जिन लोगों को अपने कार्यकाल में मैं तो कहूंगा कि लातों से मारा है, मतलब शब्दों से मारा है, उन्होंने व्यंग्य चित्र बनाए हुए, उनके सारी पॉलिसीज को चैलेंज किया गया है, उनके साथ में इनको इतना मिलाव करने का समय आ गया है कि इनको मुंबई में उनको होस्ट करना पड़ रहा है एक होटल में, और पूरी उनकी जिम्मेदारी लेके उनको साथ में रहने के लिए पूरा उस गठबंधन को बनाने के लिए काम करना पड़ रहा है। तो इससे बुरा हालत क्या हो सकता है? अभी गजानन कीर्तिकर साहब जो बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं उन्होंने क्या कहा। अगर उनका ये कहना है कि बाला साहब के स्मृति स्थल पे इनको लेके जाना है, मुझे लगता नहीं कोई जाएंगे, और अगर जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे? और नहीं, बाला साहब हो गए तो उन्होंने ये कहा अभी तक तो गए नहीं। तो गजानन कीर्तिकर को ये बोल रहे कि आप लेके जा सकते हो कि आप राहुल गांधी का वाह कर रहे हैं, आप हर चीज का वाह, कांग्रेस का वाह कर रहे हैं, स्मृति स्थल पे तो लेके जाओ, दिखाइए। जाना चाहिए उन्होंने। नहीं जाना तो चाहिए भाई, मैं तो ये मान करके चलता हूँ, भले ही पहले डिफरेंसेस रहे हो, लेकिन एक समय था 1975-76 की बात है जब बाला साहब ने इंदिरा जी को सपोर्ट किया था इमरजेंसी के दौरान। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। लेकिन आज की तारीख में अगर कोई नई अंडरस्टैंडिंग हो गई है उद्धव ठाकरे जी की सेना और कांग्रेस के बीच में, तो राहुल जी को जाना चाहिए वहां पर, जहां तक मेरा ख्याल है। और उसके अलावा आज एक डेमोन्स्ट्रेशन थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कैसे राहुल गांधी वही शख्स हैं जिन्होंने वीर सावरकर के बारे में बुरा भला कहा और आज तक उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, आज तक उन्होंने अपने शब्दों को विड्रॉ नहीं किया है। तो ये क्या है? ये उद्धव ठाकरे जी इसको कैसे मतलब बैलेंस करेंगे कि एक तरफ वो विनायक दामोदर सावरकर यानी वीर सावरकर के बारे में जो विचार रखते हैं राहुल गांधी जी और जो विचार रखते हैं उद्धव ठाकरे जी, उन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे होगा? कुछ लगता है आपको केतन नाइक? सर जब राजनीति के लिए कितना भी झुकने की हमारी तैयारी हो जाती है, हम कितना भी मोल्ड हो सकेंगे ऐसा हम जाहिर कर देते हैं और उस तरह से हमारी एक्शंस दिखती है, उसी के बाद में तो ऐसे गठबंधन बनते हैं। अगर राजनीति के लिए आप उन लोगों के साथ में बैठने के लिए तैयार हो जो जिनको सावरकर जी के ऊपर इनका हमेशा से आक्षेप रहा है, बाला साहब को लेके भी जिनका हमेशा से आक्षेप रहा है, बाला साहब का तो वो मतदान का अधिकार तक निकालने तक ये लोग गए थे, अरेस्ट करने तक जो लोग गए थे, उनके साथ में अगर बैठने का समय आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा तो आपको सवाल ही पूछना व्यर्थ हो गया ना सर। क्योंकि जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी इस महाराष्ट्र में बनाई गई, हमें तभी पता चल गया ना कि ये जो भी व्यक्ति अभी उस जगह पे है वो कितने भी हद तक झुकने के लिए तैयार है। तो बस झुकने का कार्यक्रम चल रहा है अभी, और भी झुकेंगे मुझे लगता है आने वाले समय में। और यहाँ पर बीजेपी और जैसे सुधीर मुनगंटीवार जी ने आज अफसोस व्यक्त किया कि आज देखो बीजेपी किस प्रकार से, एकनाथ शिंदे इस तरफ,
अजीत दादा पवार इस तरफ, ही वॉज टॉकिंग अबाउट प्योर बीजेपी। और जितने बीजेपी के असली कार्यकर्ता है सब एक दुखी है, बोले क्या दिख रहा है हमारे सामने, तो कोई हमारे ओरिजिनल बीजेपी वाले कोई दिख ही नहीं रहे। ये सब एकनाथ शिंदे, कृपा शंकर, अलग अलग नितेश राणे, यही दिख रहे हैं, बीजेपी तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तो उनका भी यही है। और फिर बीच बीच में यही होगा कि जैसे आज वो निम्बालकर जी थे, निम्बालकर जी बोल रहे सीनियर एनसीपी लीडर, मेरा एक ही सपना है अजीत दादा को सीएम देखना, अजीत दादा को सीएम। तो ये यहां पर भी यही चल रहा है और इंडिया में भी वही चल रहा है। आप जो बीजेपी का वेदना है, बीजेपी का आम कार्यकर्ता का वेदना है, आप तो फील्ड में सब जगह जाते हो, केतन जी उनका किस प्रकार से है कि वहां पर भी यही है, यहां पर भी यही है? क्या सिद्धांतों का त्याग सब जगह हुआ? उनकी भी वेदना है, सब सिमिलर ही है सर, क्योंकि मैं जहां रहता हूं उसके ठीक बगल में जो कांदिवली विधानसभा है, वहां पे अतुल जी भातखळकर करके उनके आमदार है, आप जानते होंगे। जी। पहले जब सर हम लोग जब यंग थे तभी हम लोग इनको हर बार आपके टीवी डिबेट्स में या बाकी सब जगहों पे इनको चर्चा में देखते थे। ये अपनी पार्टी का स्टैंड रखने के लिए सामने आते थे, वो डिबेट करते थे, बहुत अच्छे मुद्दे रखते थे, हमें सुनाई देता था, हम समझते थे, उससे सीखते थे। आज वो नहीं दिखते। आज जो नीतीश राणे जी शिवसेना से गए वो दिखते हैं, बाहर से आए हुए बहुत सारे लोग चर्चा में दिखते हैं जो उनके पार्टी का स्टैंड रखते हुए। तो वेदना उनकी भी सेम ही है। अभी आज तो सर मैंने सोशल मीडिया पे एक कोट पढ़ा, वहां पे लिखा था कि भाजपा मतलब भाड्याने आणलेले पक्ष, भाड्याने आणलेल्यांचा पक्ष। तो जिनको जिनको बाहर से आपने लिया है उनको सबको मिला के आपने एक पार्टी बना दी, जो एक टाइम पे एनसीपी ने किया था और एक टाइम पे कांग्रेस ने किया था। तो वही काम करने, तो फर्क तो दोनों में रहा ही नहीं। इसलिए फर्क अगर किसी विरोधी पक्ष में अगर अभी आज है तो वो मुझे लगता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में है। तो अगर जनता को वोट करने में दो साइड में से एक साइड चुननी है तो मुझे लगता है द सेकंड एंड द विरोधी साइड इज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। लेकिन यहाँ पे केतन नायक जी ये मुझे रिट्रेट करना पड़ेगा सबके सामने, एक बार फिर कहना पड़ेगा, भले ही इसके ऊपर मुझे बहुत अच्छी बातें सुनने को मिलती है मुझे जब ये बात मैं कहता हूँ। अजीबोगरीब मतलब मसला है, हमारे बीजेपी के जितने दोस्त हैं, हमारे कांग्रेस के जितने दोस्त हैं, सब शिवसेना के जो हैं, कि आज तक मैंने कभी भी राज ठाकरे साहब को वेवर करते हुए नहीं देखा। कभी इधर जाएं कभी उधर जाएं, आज तक कभी नहीं देखा। जब से उन्होंने पार्टी बनाई है तब से आज तक उन्होंने यही कहा है कि भाई मैं अकेला हूं, अकेला निकला हूं, हम अलायंस नहीं करेंगे, कोलिशन नहीं करेंगे, ये सब अगर हमारा काम यही होता तो उन्होंने कहा कि मैं अलायंस पार्टी के अंदर रह के भी कर सकता था। ऐसी क्या बात है, अंदर भी तो पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज ही करना था तो अंदर ही रह के कर लेते कॉम्प्रोमाइज, उसमें क्या बात है। तो वो तो बहुत आसान काम था। तो दैट वे माई रिस्पेक्ट फॉर दैट मैन हैज गॉन अप। I mean, he has never wavered, even in the worst of times. भले ही एक भी एमएलए ना हो, एक एमएलए हो, कुछ भी ना हो, सब छोड़ के भी चले गए हों, राज ठाकरे साहब अपनी राह से चूके नहीं हैं। मतलब जबरदस्त है। इसके बारे में कुछ बताइए ना केतन नायक साहब। सर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जी। कि राज साहब की ताकत का मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, और जो आज ही घटा हुआ उदाहरण है। अभी आपने हमारा बीएसटी का जो इशू था वो बहुत ही नजदीक से आपने कवर किया था। मैंने आपको ये भी जानकारी दी थी कि वहां पे कैसे सत्ताधारी पार्टी की तरफ से एक मीटिंग लगाई गई और उसके बाद में जो हुआ, उसके बाद में सर हमसे हमारे राज साहब के नाम के लेटर हेड पे एक और चिट्ठी हमने बीएसटी के जनरल मैनेजर को भेजी, जिसमें हमने उल्लेख किया कि आप ऐसे एक ही पार्टी को लेकर मीटिंग कर रहे हो और कुछ भी जाहिर कर रहे हो जिसका पता नहीं चल रहा है वर्कर्स को क्या है। तो हमने चिट्ठी भेजी कि हमें मीटिंग चाहिए। ये चिट्ठी जाने के सर तीसरे दिन, मतलब आज की दोपहर में, बीएसटी मतलब बेस्ट उपक्रम जो हमारा है उसके पास से हमें लेटर आया, और उस लेटर में उन्होंने जो 3 मांगे उसमें थी कि जैसे वर्कर को फ्री बस ट्रैवल, दूसरी जो कंपनी, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनी यहाँ पे आती है उसका ऑफिस मुंबई में होना चाहिए परमानेंट, और एक मांगे, सिर्फ 5-6 मांगों में से 3 मांगे उसने मान्य कर ली उन्होंने, और हमें रिटर्न में उन्होंने दे दिया कि ये मांगे हमने मान्य कर लिया। तो सर ये होती है राज साहब ठाकरे की पावर, क्योंकि जब आप एक स्टैंड लेके बहुत लंबा सफर चलते हो तो आपकी इज्जत समाज को और इस प्रशासन को करनी पड़ती है। और अगर बाला साहब ठाकरे जी का नाम लेके आगे चलना है, उनके विचार आगे लेके चलने हैं, तो फिर सर ऐसे झुक के नहीं चलता। फिर जितना भी नुकसान हो स्टैंड की तरह रखना पड़ता है, और वही हमारी पार्टी करती है। Which is why he is still respected, which is why Raj Saab is respected, just like Bala Saheb was respected. क्योंकि याद रख लीजिए बाला साहब ठाकरे की भी प्रदीप जी पूरे पॉलिटिकल करियर में कभी भी शिवसेना को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली है। पूरी मेजॉरिटी ना मिलने के बावजूद जो बाला साहब कहते थे वो प्रशासन को करना पड़ता था। उसी तरीके से आज की तारीख में जो राज ठाकरे जी बोलते हैं वो प्रशासन को ज्यादातर करना पड़ता है, ज्यादातर करना पड़ता है। जी केतन जी आप कुछ बोलने वाले थे। जी
मैं यही उदाहरण सर सामने रखने वाला था कि जिस तरीके से राज साहब के कहने के ऊपर या उनके 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 पार्टी के लेटर हेड पे अगर कोई मुद्दा किसी प्रशासन के पास हम लोग भेजते हैं तो उसमें प्रशासन को दखल लेनी पड़ती है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर ये नहीं करेंगे, बात तो जनता की होगी, उसके बगैर तो हमारे पास आएंगे नहीं, और अगर ये आए हुए हैं और अगर बात हुई नहीं, काम हुआ नहीं, तो ये लोग वापस आएंगे और फिर बुरी तरह आएंगे। तो ये एक जो दहशत हमारी पार्टी की बनाई हुई है वो लोगों के लिए बनाई हुई है, और उसका काम हम निरंतर चालू रखते हैं। अभी आने वाले समय में सर और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो ये इनकी जो ये 5 स्टार होटल वाली राजनीति है उससे हटके जनता के मुद्दों पे चलेगी और जनता के लिए चलेगी, और पार्टी सत्ता में ना होने के बावजूद, नगर सेवक हमारे अभी कोई भी नगर सेवक महापालिका में ना होने के बावजूद उन मुद्दों पे हम निर्णय लेके आएंगे और उसको जनता के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। प्रदीप जी। केदार नाइक जी, अभी आजकल में फडणवीस जी ने कहा कि हायर एजुकेशन, सेंट्रल एजुकेशन पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, 1500 करीबन कॉलेजेस हम पूरे महाराष्ट्र में सब जगह 2-3 या 5 साल का प्लान में इस प्रकार से कर रहे हैं। जहाँ कॉलेजेस का सवाल है, 1500 कॉलेजेस उन्होंने लॉन्च कर रहे हैं विद इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। और उन्होंने ये भी कहा कि खड्डे मुक्त, तो सब लोग ने देखा खड्डे मुक्त मुंबई, खड्डे मुक्त महाराष्ट्र, इसमें जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। और फिर बजट से लेके आज तक जो उनका पंचसूत्री, पंच अमृत बजट, जो किसान सम्मान, इंश्योरेंस, शिव बजट, तो आप एज एन एमएनएस लीडर इस चीज को कैसे देखते हैं? क्या खोखले वादे हैं, खोखले सपने लोगों को बेच रहे हैं? क्या ये कोई भी कभी भी इंप्लीमेंट होगा? 5,000 विलेज जल युक्त शिविर, हर घर जल से नल, आंगनवाड़ी सेविकाएं, इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट को 10 लाख घर, ये आप तो फील्ड में पूरे घूमे हैं, क्या ये सब कहीं आपने प्राप्त हुआ देखा, सफल हुआ देखा केदार नाइक जी? सर, स्टूडेंट्स को अपने स्कूल के जगह पे पहुंचने के लिए नदी में से एक छोटे से ऐसे वेसल पे उनको ट्रैवल करके जाना पड़ता है, नदी क्रॉस करनी पड़ती है। आज भी पानी के लिए, पानी भर के लेने के लिए सर पे पानी के बर्तन उठा के पूरा पहाड़ चढ़ के नीचे आना पड़ता है। ये भी हमारे महाराष्ट्र में होता है। मेरे घर से अगर मैं भी बाहर निकलूं और 1 किलोमीटर चलूं तो आपको कम से कम मैं 50 खड्डे गिनवा सकता हूं। ये भी इसी मुंबई में चल रहा है। तो ये सारे वादे खोखले ही है ना। अगर ये वादे सच होते, इसका 10% भी अगर अमल में आया होता तो ये चित्र अलग होता। तो ये कब तक ये कहेंगे? देवेंद्र फडणवीस साहब क्या पिछले 5 साल मुख्यमंत्री नहीं थे? वो थे ना मुख्यमंत्री, उनके पास तो सारी पावर थी। जलयुक्त शिविर तब नहीं किया जा सकता था, किया ना उन्होंने, लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ निकला है? तो सर, रिजल्ट तभी निकलेगा जब लोगों का उसमें सहभाग होगा, और लोगों का सहभाग और विश्वास तभी होगा जब आपकी भावना साफ होगी। आपको दिल्ली से कुछ अलग आदेश आएगा तब कुछ अलग निर्णय लोगे। आपको मुंबई की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति जब बदलने लगेगी तब आप अजित दादा पवार को भी स्वीकार लोगे। ऐसे लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि सर ये अपने कही हुई बात पे कायम रहेंगे? इसलिए बीजेपी का भी कुछ अलग हाल नहीं है, इनके भी वादे खोखले ही होते जा रहे हैं। जी दुरुस्त बात है। इनफैक्ट बीजेपी रही नहीं। जैसे अभी जो बातचीत हो रही थी आपकी और प्रदीप जी की, तकरीबन बीजेपी में अब बीजेपी वाले दिखते भी नहीं है, सीधी बात है। बिल्कुल। तो इनफैक्ट ढूंढने पड़ते हैं कि भाई कहाँ हैं वो पुराने लोग जो जिनको संघी कहा करते थे एक ज़माने में, वो लोग कहाँ हैं? वो तो नहीं है अभी बीजेपी में। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि अब पार्टी बहुत बड़ी हो गई है, तो इसलिए क्या है कि बहुत लोग आ गए। ये कौन सा एक्सक्यूज हो गया है यार? हाँ, प्रदीप जी कुछ बोल रहे थे। बीएसटी का, इन्होंने बीएसटी का कैंपेन एक बहुत जबरदस्त तरीके से आपने उठाया था। अभी वो प्रसाद लाड जी इस तरफ आए, क्या यूनियन लीडर कौन बने? कि जैसे बीच में इसे व्हाट्सएप में घूम रहा था कि प्रसाद लाड कुछ बन गए और ये कॉन्ट्रैक्ट को सफलता पाया। द वर्क डन बाय यू। आज भी वो डिस्पैरिटी है। बोनस तो इशू है दिवाली के टाइम पर, आज भी, मगर वेजेस के इक्वालिटी डिस्पैरिटी में भले ही जो आंदोलन में बैठे हैं वो बीजेपी के साथ चले गए, मगर वो इशू तो अभी भी है केदार नाइक जी। तो इसको बीजेपी नहीं, अच्छा, वो शिवसेना शिंदे गट की जो अभी वहां पे यूनियन है उनके साथ में गए हुए कुछ लोग, और हमारा कहना सर यही था कि इसमें दिशा भूल हो रही है। अभी आप जिनका नाम ले रहे हैं, ऐसा कोई नाम मैंने तो सुना नहीं यहाँ पे कि ऐसा कुछ आया करके। लेकिन सर, आज की जो चिट्ठी हमें बीएसटी से मिली है उसमें भी उन्होंने, हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था कि वर्कर को इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने सीधा नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये चीज हमारे हाथ में ही नहीं है। जब वर्कर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर है तो उन्हें हम ये दे ही नहीं सकते। उनको उनका पेमेंट जो भी आना है वो उनके कॉन्ट्रैक्टर ने ही देना होगा। इसीलिए सर हम लोग वर्कर को कह रहे थे कि आपको एक केस दाखिल करनी होगी, जिसकी पूरी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आपको सिर्फ हमारे साथ आना है और वो केस हम लोग लड़ेंगे। जितना समय उसके लिए लगेगा, लेकिन उससे केस के अंत में आज से लेके तब तक का जो भी डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस अमाउंट के साथ में हम लोग वो इक्वल वेजेस और इक्वल रेम्युनरेशन का जो भी एक मिनट केदार नाइक साहब,
there is a law, if I remember correctly, even if you are a contractual worker or you are a permanent worker, law is same job, same pay. उसी काम के लिए वही तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है सर। अब कौन सा ऑर्डर है, क्या है, मैं रेफरेंस आपको भेज दूंगा। सेम जॉब सेम पे, सेम फंक्शन सेम पे। लेट्स बी वेरी क्लियर। हाँ, उसमें जो एडेड बेनिफिट्स वगैरह होते हैं वो परमानेंट वर्कर्स को अलग मिलते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है सैलरी का वो सेम रहता है, वेदर यू आर अ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर और यू आर अ परमानेंट वर्कर। तो ये कहना तो बहुत बड़ा अन्याय है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, उनको कॉन्ट्रैक्टर को ही देना पड़ेगा। ये क्या मतलब हुआ सर? ये जो लॉ है, जी। सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस ऐसी गई थी और सुप्रीम कोर्ट में काफी डिबेट और काफी समय बाद ऐसे निर्णय दिए गए कि सेम वर्क को सेम पे मिलना चाहिए जी। लेकिन इस लॉ का इम्प्लीमेंटेशन जो महानगर पालिकाओं ने करना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट में करना चाहिए, वो लोग करते नहीं है। क्योंकि सर उनको होता क्या है कि इनको कॉन्ट्रैक्टर को भी बचाना होता है। अगर इक्वल वेजेस देने पड़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर तो लुट जाएगा, ऐसा इनको लगता है। जबकि हम जो टैक्स पेयर हमारे पैसे गवर्नमेंट के पास दे रहे हैं, उसमें से वर्कर को पेमेंट देने के लिए सर 0.5-0.6% उसका खर्चा निकलेगा, उससे भी ज्यादा नहीं निकलेगा। लेकिन ये करना नहीं होता है, तो इसलिए हर बार इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए अलग अलग यूनियंस को सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ती है, तब जाके ये सेम वर्क सेम पे वाला मामला पूरी तरह होता है और बाद में वो मिलता है। क्या ये इस वजह से है कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से मिठाई जाती है बहुत लोगों को, इस वजह से? यही तो संशोधन का विषय है। अब इसका जवाब तो सत्ताधारी दे सकते हैं जिनको मिठाई पहुंचती होगी। जी। वो अमेज़न का झगड़ा आपने बहुत हाईलाइट किया था, मनसे के जितने भी नेता है उस चीज को, बहुत सीरियस इशू था। झंडे, पाकिस्तानी झंडे यहाँ पर कौन खरीद रहे, कौन बेच रहे, तो उसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे, बिकॉज मनसे ने इस चीज को उठाया था। सर उसके लिए और थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन सामने है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ऑफिसेस जो होते हैं वो भी मुंबई में स्थित नहीं होते। किसी का गुड़गांव में होता है, किसी का दिल्ली में होता है, किसी का बैंगलोर में होता है। तो उनसे पत्र व्यवहार करके, उनसे कम्युनिकेशन करके, उनको इंग्लिश में हमारी बात कह के हमें सब वो करना पड़ता है। तो अभी प्राइमरी उनको कम्युनिकेट हमारी तरफ से की गई है सारी चीजें। जैसे उनका जवाब आता है, वो जवाब क्या आता है उसके ऊपर आगे का लड़ाई डिसाइड होगा सर। लेकिन यहाँ केतन नाइक जी, ये तो आपको, तो मुझे लगता है कि इसमें आपका रोल तो है ही, लेकिन मेन रोल तो इसमें पुलिस का होना चाहिए और इंटेलिजेंस एजेंसीज का होना चाहिए कि ये पाकिस्तानी झंडे मंगा कौन रहा है, व्हाट इज द लिस्ट, कस्टमर लिस्ट क्या है, वो ओपन होनी चाहिए ना। पुलिस का भी यही कहना है कि सर उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो लोग जांच कर रहे हैं, वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं और वो पता कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन सही चल रही है वो तो हमें बताएंगे नहीं। राइट। केतन नाइक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम लोगों से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। वेरी इम्प्रेस्ड विद योर वर्क। We are really and truly very impressed with the way the Maharashtra Navnirman Sena is working. Thank you so much. Keep doing it. The whole state is proud of you. Everybody in Maharashtra, I think, should vote for you. They support you anyway. सिर्फ समर्थन से काम नहीं चलेगा। मेरा आप कहना है महाराष्ट्र के लोगों को, आप वोट भी दीजिए, समर्थन तो आप दे ही रहे हैं। चलिए, नमस्कार सर। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. With the India Alliance meeting on right now, I hope something good emerges out of it. At least a roadmap. I don't know what kind of a roadmap is going to emerge out of it. But there could be a consolidation of votes. One never knows. I mean, irrespective of anything else. And judging by the BJP's reaction, Pradeep ji, I think the BJP is worried. I think the BJP is anxious as to what is happening. Because after all, suddenly out of the blue to announce that, you know, a special session of parliament on the 18th of September for 5 days, that is one, and suddenly out of the blue once again, one nation, one election, notwithstanding the fact that Mr. Amit Shah himself said that next May Mr. Modi will be sworn in again as Prime Minister. So what was all that about? I think the BJP may be worried. Sir, if you see factually, if you see the statistics, when Rahul Gandhi or when India says 62% anti-Modi votes are going to be, you know, consolidated and all coming in one platform, no, any person, even if they don't take it, but they can't, you know, write it off. There is a possibility. There is a possibility, and there is even a 1% possibility that, you know, if they come all together, then what? That is so. They already had 2 meetings. This was the 3rd meeting, and if you see the old stalwarts, Lalu Yadav
or Mamata Banerjee, Stalin. Sharad Pawar. I mean, they can play as a semantic factor. That's right. You can't just write them off. You So the BJP is Gee. not like it should not be. You cannot take your opposition too lightly when they are portraying you the statistics that we are consolidating the anti-Modi 62% of the votes. So unless you have them on board out here with the BJP, it is a cause of worry. It's still a matter of concern. And one never knows, Pradeepji, that 62% may have gone up to 70%. One Exactly. never knows. No. Or it may have gone down to 50%. We don't know that as yet. But the BJP will have to take it very seriously, whether they like it or not. You can't just write it off. You can't just ignore Sir, them. just yesterday Rahul Gandhi was down in Karnataka where the women's scheme Graha Lakshmi was launched. Yes, yes. They are keeping their promises. The promises which the people accepted and elected them, they are keeping it. Now in Madhya Pradesh, 11 Vachan. So You can't take it lightly. So if the BJP holds what they have promised to hold, one nation, one election, they might just meet the same fate as Mr. Atal Bihari Vajpayee, Shining India. He preponed the elections and see what happened. If Mr. Vajpayee had continued, he had another 6 months left. If he had continued for another 6 months, situation may have changed. And Manmohan Singh may never have become the Prime Minister. One never knows. When the Congress, as on today, very confidently says that we are winning all the 5 next state elections, and they tell with absolute confidence. Look at the way Gehlot is behaving in Rajasthan. Yes. He is absolutely confident. So Look at the way Kamal Nath is behaving in Madhya Pradesh. So is Mr. Baghel Exactly. in Chhattisgarh. Yes, Chhattisgarh and Oh, Telangana. And so they are all, the Congress state leaders are full of confidence. Only thing is, irrespective of whether the Congress wins or BRS wins, the BJP is not winning Telangana. Exactly. Let's be very clear. Yes. Either way. Bilkul. So either way, And so is the case with Andhra Pradesh, by the way. Bilkul. It's YSR who's winning. It's not BJP. It may not be the Congress, but it's not BJP either. So that's it. And we have, I think Chandrababu Naidu is also here of the Telugu Desam party. He's also here. He's part of the India Alliance. So he was earlier with the NDA, if I'm not mistaken. So you can't just write anybody off in politics. is he here? Am I? No, Chandrababu Naidu is not here. Oh, he's not here. So he's back with the NDA, is it? He is nowhere, I think. At least Okay. factually he's with the NDA because I think he went and met Mr. Modi, and now Modi has a dilemma whether to be with YSR or to take Chandrababu Naidu. If you take the one, the other one moves out. That's right. So- and YSR is far more powerful right now. Exactly. In Andhra Pradesh. Yes. And which is very strange. This is the way politics turns. At one time, Mr. Chandrababu Naidu looked to be invincible as far as Andhra Pradesh is concerned. And then see what happened. In any event, let's take a look at some of the comments which have come in. Please do keep sending in your comments. आप अपने comments भेजते रहें, and one would love to read them out over here. Make them as colorful as possible. I will not read out the abuses, but sorry, it's a free country. At least over here on Nation Now, we do not discriminate. We appreciate all the good work which is being done by everybody, and that means everybody. Let's take a look at the comments. Okay, took some time. Raj Thackeray is also a family party after Raj's son to take over. Are we working on Maharashtra or Thackeray family? We need proper family structure. Disney traffic HP2PQ. That's what this gentleman says. Doesn't want to give his name or her name. Rahul Gandhi leads by example. This was Mr. Arshad Azmi. What nonsense? Nasha mein hai kya? Kaun? Madhu Pohomal 765. ये आप मेरे बारे में कह रहे हैं, प्रदीप जी के बारे में कह रहे हैं, या अरशद आजमी जी के बारे में कह रहे हैं? नशे में है क्या? Vijay Huawei, Rahul Gandhi is a clown. He's only fit to work in a circus. It's a very difficult job to work in a circus, and the political got a field. Chinese name, Huawei. Huawei, the phone, Yes. the phone company. A circus, the political field is called a circus anyway. People will boot Tukre King Gang, Abe 372, split India, or Tukre India will be utter flop. Abe 372 says it again. Do we have any more, or is that it? Sir, RG leads by bad example. Parameshwa, there's no S over there either. Yeah. Parameshvi, war
BT4920. It should have been Parmeshwar, I think. BT4920. BT4920. How do you read it? The elephant is always scared of the mouse. He doesn't want to crush the mouse to death by mistake. Mr. John Doe. Okay, I didn't know that the New York police terminology or American terminology was being used over here. Or John Doe, right? Rahul Gandhi, two jokers sitting in a channel and talking about big joker of the country. Bharat Jodo 2 will be extension of the brother and sister enjoying fun trip, and continued kissing video will be available to public. Highly idiotic. Neon 2902. Right. So we've been called jokers. I am so happy. Thank you so much. He loves to praise you all the time. Thank you very much for calling me a joker. I don't know whether Pradeep ji likes being called a joker, but I love being called a joker. One of my favorite movies was Mera Naam Joker, by the way. Fantastic. Thank you so much. Please do keep sending in your SMSs, or rather your comments. Apne comments aap zarur bhejein. You can write whatever you want. I'll read them out over here. Pradeep ji also will read them out. As far as we are concerned, that's just about it for tonight's show. Do subscribe to the channel if you haven't done so already. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जो घंटी बनी हुई है ना सब्सक्रिप्शन के साथ नीचे उसको जरा क्लिक कीजिए और do subscribe to the channel. We are thankful for your support and do keep watching Nation Now. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आपसे मुलाकात होगी कल. तब तक के लिए नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. वंदे मातरम. Vande Mataram.